हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस जो कि जनरल स्टडीज का एक पार्ट है, उसमें बायोलॉजी का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ये हमारा चौथा वीडियो है बायोलॉजी पर। इसमें हम सेलुलर स्ट्रक्चर को इससे पिछले वीडियो में काफ़ी पोर्शन उसका सेलुलर स्ट्रक्चर का डिस्कस किया था। आने वाला जो रेस्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर का पोर्शन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं वो है डीएनए और आरएनए के बारे में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेरीज हम लेने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नाम का अम्ल व प्रोटीन का बना कोशिका का वह भाग जहां प्रोटीन का उत्पादन होता है उसको राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है? आरएनए नाम के अम्ल, आरएनए क्या है? एक एसिड होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए नाम के एसिड और प्रोटीन का बना हुआ कोशिका का वह भाग जहां पर प्रोटीन का जनरेशन होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है कोशिका के अंदर, उसको राइबोसोम कहते हैं। विभिन्न झिल्लियों का निर्माण करने वाले, विभिन्न मेम्ब्रेन्स का निर्माण करने वाले वसा और प्रोटीन के संचरण के लिए, वसा और प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके कन्वेंशन के लिए उत्तरदायी कोशिका का वह भाग जो कोशिका भित्ति तथा केंद्रक में भरे हुए कोशिका द्रव्य में जालीनुमा ढंग से फैला रहता है, इसको कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका इसका क्या फंक्शन होता है? ये भाग जो है कोशिका भित्ति और केंद्रक में भरे हुए जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, उसमें जालीनुमा क्षेत्र ढंग से फैला रहता है। इसका काम होता है वसा और प्रोटीन के संचरण में, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके कन्वेंशन में, वसा और प्रोटीन के कन्वेंशन में सहायता करना। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? जो वसा और प्रोटीन होती हैं वो क्या करते हैं? वो झिल्लियों का मेम्ब्रेन्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, अच्छा अगला लीजिए आप। सभी जंतु कोशिकाएं और कुछ निम्न वर्ग की पादप कोशिकाएं, ठीक है, सभी 100% जंतु कोशिकाएं और सम ऑफ द लोअर लेवल बॉटनिकल यानी पादप पौधों की कोशिकाएं, जैसे कि शैवाल, कवक, ये जो है निम्न वर्ग की पादप कोशिकाएं कही जाती हैं। तो सभी प्रकार की जंतु कोशिकाओं और कुछ निम्न वर्ग की पादप कोशिकाओं जैसे शैवाल और कवक की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिका का वह भाग जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए दो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? दो प्रकार के, मतलब ये क्या है? तारक केंद्रक होते हैं। तारक केंद्रक होते हैं। इनसे बना स्ट्रक्चर तथा समसूत्री कोशिका विभाजन के समय दो भागों में विभाजित होकर के जो दो ध्रुवों का निर्माण करता है, उसको, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तारकाय। तारकाय जो है वो क्या करता है? सबसे पहली बात है, तारकाय के अंदर क्या होता है? तारकाय के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं ये तारक केंद्रक होते हैं। ये तारक केंद्रक सेंट्रियोल्स दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। दोनों तारक केंद्रक, दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ठीक है, और जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी कि दोनों जो आपके सूत्र हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जब गुणसूत्र कोशिका इस प्रकार से विभाजित होती है कि दोनों तरफ, दोनों कोशिकाओं में एक समान मात्रा गुणसूत्रों की ट्रांसफर हो, तो इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। तो जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं दोनों, ठीक है, ये दो तारक केंद्रक जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये दोनों समसूत्री कोशिका विभाजन के समय दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? तारकाय। कोशिका का वह निर्जीव भाग जो तरल पदार्थों से भरा रहता है तथा
तो ये तरल पदार्थों से जो भरा हुआ भाग रहता है उसको कहते हैं रसधानी। रसधानी या कोशिका की रिक्तिका, कोशिका की रिक्तिका या रसधानी। इसमें क्या होता है, ये निर्जीव, पहली बात है ये निर्जीव भाग होता है और इसमें तरल पदार्थ भरे रहते हैं। तो कोशिका में सजीव भाग भी होते हैं, निर्जीव भाग भी होते हैं। अच्छा, कोशिका का सबसे मुख्य भाग या मुख्य अंग जो इसके प्रबंधक के रूप में सभी कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक ही उसका मैनेजर होता है कोशिका का। केंद्रक के अंदर जो है 4 भाग होते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली द्विस्तरीय झिल्ली उसको केंद्रक कला कहते हैं, ठीक है। और जो केंद्रक कला नाम की जो ये दो लेयर वाली झिल्ली होती है वो कोशिका विभाजन के दौरान समाप्त हो जाती है। कोशिका विभाजन के दौरान वो समाप्त हो जाती है। केंद्रक में पाया जाने वाला तरल तथा पारदर्शी द्रव्य जो प्रोटीन का बना होता है, केंद्रक में पाया जाने वाला तरल तथा पारदर्शी द्रव्य, याद रखिए बाकी अन्य स्थानों पर हम सेमी ट्रांसपेरेंट द्रव्यों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो केंद्रक में भरा हुआ द्रव्य होता है वो साफ होता है, पारदर्शी होता है और प्रोटीन का बना हुआ होता है और वो एंजाइम की गतिविधियों का केंद्र होता है। वो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो इसमें केंद्रक द्रव्य में 3 मुख्य प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात ये तरल होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। 2, तीसरा पारदर्शी होता है। चौथा प्रोटीन से बना होता है और 5वां जो है इसमें गुण होता है कि ये एंजाइम की गतिविधियों का केंद्र होता है। अगला है केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य में पाया जाने वाली एक सघन गोल रचना, एक डेंस और राउंड स्ट्रक्चर जिसके चारों ओर केंद्रक कला अर्थात भित्ति का अभाव रहता है, यानी कि जो आप, ठीक है, और जो कोशिका विभाजन के दौरान समाप्त होकर पुनः उत्पन्न हो जाती है उसको कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियस। तो हर एक केंद्रक के अंदर केंद्रक की जो भित्ति होती है डबल लेयर वाली, उसके अंदर एक केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियस होती है हर एक सेल में। तो न्यूक्लियस के क्या काम होते हैं, सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियस जो है वो एक डेंस और गोल रचना होती है। इसके चारों तरफ किसी प्रकार की मेम्ब्रेन, किसी प्रकार की कोई भित्ति केंद्रिका के न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं होती, यानी कि जो भित्ति होती है डबल लेयर वाली वो इससे डिस्टेंस पर होती है, वो इसके बिल्कुल निकट या इसके बिल्कुल चारों तरफ नहीं होती है, सटी हुई नहीं होती है। अच्छा, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन होने के दौरान ये पहले तो समाप्त हो जाती है, टूट जाती है और उसके बाद दोनों विभाजित और नई कोशिकाओं में नए सिरे से डेवलप हो जाती है, फिर से बन जाती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, इसके अलावा केंद्रक द्रव्य में जाल के रूप में जो केंद्रक होता है, मतलब जो, ठीक है, केंद्रक होता है हमारे सेल का, उसके अंदर जो है केंद्रक द्रव्य भरा रहता है और उस केंद्रक द्रव्य में जाल के रूप में एक धागे नुमा पदार्थ होता है। धागे नुमा पदार्थ यानी कि बहुत सारे रेशे उसके अंदर दिखाई देते हैं। वो पदार्थ, धागे नुमा पदार्थ, वो किस किस से बना हुआ होता है, डीएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक केंद्रक द्रव्य जो होता है, ये समझिए कि जो केंद्रक होता है उसकी डबल लेयर भित्ति होती है, उस भित्ति के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस और भित्ति के अंदर अंदर जो सुरक्षित एक द्रव्य भरा रहता है, उस द्रव्य के अंदर केंद्रक द्रव्य कहलाते हैं। वो तो केंद्रक द्रव्य कहलाता है, द्रव्य जो भरा हुआ होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर जाल के रूप में बिखरा हुआ एक धागे नुमा पदार्थ होता है, रेशे होते हैं उसमें, और वो धागे नुमा पदार्थ जो कि केंद्रक द्रव्य के अंदर जाल के रूप में बिखरा रहता है, वो 3 चीजों से बना होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसको जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं क्रोमेटिन, उनको कहते हैं क्रोमेटिन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका जब टूटती है तो क्रोमेटिन जो है वो सिकुड़कर क्या होते हैं, मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, गुच्छा सा बन जाता है और उनको क्या कहते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक जीवधारी के विभिन्न
प्रत्येक जीवधारी के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं होती। प्रत्येक जीवधारी के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो गुणसूत्रों पर स्थित जीन गुणसूत्रों के माध्यम से ही, जेनेटिक गुणसूत्रों के माध्यम से ही, जो गुणसूत्रों पर स्थित जेनेटिक गुणसूत्र होते हैं उनके माध्यम से ही वंशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीन जो है एक दूसरे के अंदर गुणसूत्रों के माध्यम से जाते रहते हैं। इसलिए जो गुणसूत्र होते हैं उनको कहते हैं वंशानुगति का वाहक, कैरियर ऑफ हेरिडिटी, कैरियर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, क्रोमेटिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो होता है डीएनए। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक कार्बनिक अणु होता है, एक कार्बन युक्त अणु होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किन क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है? तो डीएनए का मुख्य कार्य है हेरिडिटी को डिटरमाइन करना। प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करना, ये डीएनए का दूसरा मुख्य कार्य है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना डीएनए का दूसरा मुख्य कार्य है। डीएनए की अधिकांश मात्रा जो है वो केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए जो है केंद्रक के क्रोमेटिन के अतिरिक्त कोशिका में एक अन्य स्थान पर भी पाया जाता है। हमने कहा कि केंद्रक में क्रोमेटिन होते हैं, धागे जैसी संरचना, और वो मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमेटिन। तो हम अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर किसी अन्य स्थान पर भी डीएनए पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक जिसके अंदर की पर्णरहित क्लोरोफिल भरा रहता है, जो पौधों में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको कहते हैं ऑक्सीराइबोज। ऑक्सीराइबोज के नाम से उसमें डीएनए के अंदर शर्करा पाई जाती है। आरएनए क्या है? आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। इस दृष्टिकोण से न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर जो है डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, दोनों सेम होते हैं बहुलक के तौर पर कहें तो आरएनए का संश्लेषण जो है वो किस प्रकार, आरएनए सिंथेसिस किससे होता है? डीएनए से। डीएनए की हेल्प से आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है। आरएनए की रचना किस प्रकार की होती है? डीएनए की तरह की होती है। आरएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। जिस प्रकार से डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए भी केंद्रक में पाया जाता है। और कोशिका के द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो कि कोशिका में केंद्रक और भित्ति के बीच में पाया जाता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसमें आरएनए फैला रहता है। ठीक है, याद रखिए कोशिका द्रव्य में डीएनए नहीं पाया जाता, उसमें केवल आरएनए पाया जाता है, पहली बात। और डीएनए यदि पाया जाएगा या तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक के अंदर। इन तीन ही स्थानों पर डीएनए पाया जाता है, बाकी स्थानों पर आरएनए पाया जाता है, जैसे कि कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में। अब आप लीजिए, आरएनए में पाए जाने वाली जो शर्करा होती है उसका क्या नाम है? शुगर जो होती है आरएनए में पाए जाने वाली वो कहलाती है राइबोज। तो इसमें अंतर है, आरएनए की शुगर जो है वो होती है राइबोज और डीएनए की शुगर होती है ऑक्सीराइबोज। ठीक है, किसके संश्लेषण में सहायता देना आरएनए का मुख्य कार्य है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना है। ठीक है, इसके अलावा अब हम ध्यान से सुनते हैं, जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिकाओं का विभाजित होना, नई कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, तो इसको हम अपने अगला जो पार्ट होगा हमारी इस वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।